Question 1. Pulling, pushing a body. Consider a vehicle moving on a horizontal surface with acceleration A. When a mass of m is placed in contact with the front face of the vehicle, if the coefficient of friction between the surfaces of the contact is mu s, find the minimum acceleration of the vehicle for which the block will be under equilibrium. तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो ये व्हीकल है और इसके आगे यहाँ पे एक मास है, राइट. इस मास का वैल्यू m. हमें बताना है इस व्हीकल को कितनी एक्सेलेरेशन से आगे मूव कराया जाए ताकि ये मास नीचे ना गिरे, डज नॉट फॉल, सो दैट दिस मास डज नॉट फॉल. अब बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है अपने को, म्यू एस दे रखा है फ्रिक्शन का वैल्यू. ओके, सबसे पहले आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करेगा ब्लॉक और इसके बीच में, एफ एल की वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू निकालते हैं. तो अगर आप स्मॉल एम का एफ बी डी बनाएं, इस पे फोर्सेस लगेंगी नॉर्मल, इसका वेट एम जी, और क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रक के साथ ही मूव करेगा, इसकी भी एक्सेलेरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए है, राइट. तो अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन इस पे अगर आप लगाएं तो एक्स डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी ए, एम ए, राइट. अगर नॉर्मल एम ए है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो म्यू इंटू एन होता है वो हो जाएगा म्यू इंटू एम ए. तो बच्चों अगर इसको गिरने से बचाना है, मुझे पता है कि फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसकी गिरने की टेंडेंसी है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. तो मुझे पता है जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, और इसको गिरने से बचाना है तो फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी. फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज म्यू एम ए, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी, सो ए मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जी बाय म्यू. ये अपना आंसर आ जाएगा पहले केस में, राइट. तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी जी बाय म्यू. क्वेश्चन 2. अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये ब्लॉक है मास m का, इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन द फिगर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू. फाइंड द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स विच m कैन बी पुश सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. देखो अगर ब्लॉक्स मूव टुगेदर कर रहे हैं तो लेट्स से ये ए एक्सेलेरेशन से फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो एक्सेलेरेशन ए का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. बच्चों अगर ये एक ही एक्सेलेरेशन के साथ आगे मूव कर रहे हैं तो इसको आप एक सिस्टम मान सकते हैं. अगर आप इसको एक सिस्टम ही मान लें तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय फोर्स अपॉन नेट मास ऑफ द सिस्टम. फोर्स अपॉन नेट मास, ये आ जाएगी एक्सेलेरेशन, राइट. अब अगर एक्सेलेरेशन आ गई तो उससे ना हम जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो इफ़ आई सी स्मॉल एम के एफ बी डी में कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी. स्मॉल एम के एफ बी डी में एक तो नॉर्मल लगेगा, एक बाहर से एफ फोर्स लगा रहे हो, एक एम जी लगेगा, और हमें स्मॉल एम को नीचे गिरने से बचाना है, राइट. तो मुझे पता है कि अगर एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, राइट. ओके, अगर आप कैपिटल एम का एफ बी डी बनाएं उस पर यही नॉर्मल थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इधर लगेगा और उसकी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट. ओके, अब अगर मैं कैपिटल एम पे एक्स डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लगाऊं तो मेरे पास आएगा नॉर्मल बराबर कैपिटल एम मास इंटू एक्सेलरेशन जो हमने पहले डिफाइन करी एफ अपॉन एम प्लस एम, राइट. अगर नॉर्मल आ गया बच्चों तो इन दोनों ब्लॉक्स में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जा सकती है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल एट दैट कॉन्टैक्ट सरफेस. तो ये आ जाएगी म्यू टाइम्स नॉर्मल विच इज़ m इंटू एम एफ अपॉन एम प्लस एम, राइट. अगर स्मॉल m को गिरने से बचाना है
तो आई कैन से जो लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। जो फ्रिक्शन लगेगा स्मॉल एम पे वो ऊपर लगेगा ना, और वेट वाला फोर्स नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो बस यहाँ से अपनी इक्वेशन बननी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू कैपिटल एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम, it must be greater than equal to mg. From here we have to calculate the value of f. It will come out to be greater than equal to mg into m plus m upon mu times capital M. तो फोर्स इतनी या इससे ज़्यादा हो, तो मिनिमम पूछी है, तो मिनिमम के लिए तो यही आंसर आ जाएगा अपना। Question third, a 2 kg block is in contact with a vertical wall having coefficient of friction 0.5 between the surfaces. A horizontal force of 40 Newton is applied on the block at right angle to the wall. A force of 15 Newton is applied in the plane of the wall and to weight at right angles to 40 Newton force. Okay, पहले इसमें ना हमें डायग्राम बनाना 3D में बहुत ज़रूरी है। तो मान लो कि यार ये अपनी दीवार है, राइट, और मान लो ये अपना ब्लॉक है, राइट, आई थिंक इमेजिन हो रहा होगा। तो हम इस ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट 40 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं। एक इसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वो वेट कितना होगा, अगर 2 किलो मास है तो 20 न्यूटन वेट का फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक बाहर से 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा जा रहा है इन द प्लेन ऑफ द वॉल। यानी कि ये जो फोर्स है 15 न्यूटन का बच्चों, ये ऐसा कुछ है, प्लेन ऑफ द वॉल, राइट। वॉल का प्लेन और ये फोर्स देखो आप, मैंने पैरेलल बनाई है, तो ऐसा 15 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है, राइट। ये 40 न्यूटन का फोर्स और ये 20 न्यूटन का फोर्स। तो बच्चों अगर आप इसका एफबीडी बनाएं, ये तो फोर्सेस लग ही रही हैं, इसके अलावा इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। वो नॉर्मल फोर्स इस तरह से लगेगा, राइट। ओके, अब मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में वॉल के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसमें तो फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, उसमें ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। तो इससे अपने को एक चीज़ क्लियर होती है कि नॉर्मल की वैल्यू तो जी फिक्स है, 40 न्यूटन आएगी। अगर नॉर्मल फिक्स हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 40, तो ये अपना बन जाएगा 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान रखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके बच्चों, अब अगर मैं इसके मोशन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं कि ब्लॉक मूव किस तरफ करेगा इन सारी फोर्सेस के इम्पैक्ट में, तो देखो नॉर्मल और 40 न्यूटन तो बराबर हैं, तो ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब बचती हैं ये दोनों फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का हमें नेट निकालना होगा। ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, ये कुछ ऐसे हैं बेसिकली, ये 90 डिग्री पे हैं, एंगल 90 डिग्री है ये, राइट। तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का नेट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि फोर्सेस कैसे हैं, तो 15 न्यूटन फोर्स मान लो ऐसे लग रही है। अगर मैं इधर से देखूं, इधर से देख रहा हूँ, राइट, 15 न्यूटन फोर्स मुझे ये लगती हुई दिख रही है, 20 न्यूटन फोर्स है कि ये लगती हुई दिख रही है। नॉर्मल और 40 में नहीं बना रहा क्योंकि वो तो दोनों कैंसिल आउट ही करनी है, तो उनका तो नेट जीरो है, तो उनको नीड नहीं है बनाने में। तो इनका जो नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और इनका नेट इस डायरेक्शन में आएगा, √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी कि 25 न्यूटन। इसके नेट के अगेंस्ट फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, राइट। हमें पता है कि भाई जो भी नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू करता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा बॉडी को रोकने के लिए। अब देखते हैं 25 न्यूटन हमारी नेट फोर्स आ गई, तो पहले तो दिमाग में ये आएगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। हमारे पास 25 न्यूटन नेट फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 20 न्यूटन। तो एज द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर दैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन द ब्लॉक मूव्स, पहली बात मूव करेगा, ठीक है जी। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि भी आपने फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दी लिमिटिंग से, तो लिमिटिंग के बराबर ही फ्रिक्शन लग रहा होगा 20। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा दैट विल बी नेट फोर्स
डिवाइडेड बाय मास, नेट इज 25 माइनस 20 अपॉन मास विच इज़ गिवन एज 2। तो सॉल्व करके यहाँ से बच्चों 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होगी। क्वेश्चन 4, एफ इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विद फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप। तो एफ अगर ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करें तो पहले ब्लॉक स्लाइड करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, लिफ्ट अप होगा, उठेगा, राइट। तो पहले आप ऐसा करते हैं कि भाई लिफ्ट होने के लिए देखते हैं कितनी फोर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो इस फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस 37 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एफ साइन 37 इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एफ साइन 37। अब अगर आप इसका एफ डी बनाएं तो वर्टिकल डायरेक्शन में वी ड्रॉ द फोर्सेस, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो एफ साइन 37 हो गया, एक नॉर्मल हो गया, एक वेट हो गया 100 न्यूटन्स, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट लिफ्टिंग अप वाला जो केस होगा, जस्ट लिफ्टिंग अप वाले केस में कहना ही से कि उसका मतलब यह है कि नॉर्मल को जीरो के बराबर करना है। तो नॉर्मल जीरो कब होगा, अगर नॉर्मल जीरो होगा तो आई कैन से उस समय एफ साइन 37 100 के बराबर हो रहा होगा। फोर्सेस को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करें तो यहाँ से अपने पास ना एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाती है 500/3 न्यूटन, राइट। लिफ्टिंग अप के लिए इतना फोर्स रिक्वायर्ड है। अब चलाने के लिए कितना रिक्वायर्ड है वो देखते हैं। फॉर स्लाइडिंग, बच्चों स्लाइडिंग कब होता है, स्लाइडिंग तब होगा जब इस ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है यानी कि एफ कॉस 37 वो ग्रेटर देन इक्वल टू, या आई कैन से कि जस्ट स्लाइडिंग वाले केस में वो इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। तो एफ कॉस 37 शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज़ म्यू टाइम्स एन, राइट। अब एन का वैल्यू क्या लिखेंगे इस केस में, नॉर्मल का वैल्यू अगर आप इस डायग्राम से निकालो तो नॉर्मल का वैल्यू अपना आएगा 100 माइनस एफ साइन 37। इस नॉर्मल की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें तो बनेगा एफ कॉस 37 बराबर म्यू टाइम्स 100 माइनस एफ साइन 37, राइट। एफ कॉस 37 म्यू टाइम्स 100 माइनस एफ साइन 37। ओके, तो यहाँ से फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड आएगा, ये फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड आता है 500/11, 500/11, राइट। इसको शेड कर लेते हैं। तो बच्चों स्लाइडिंग के लिए फोर्स रिक्वायर्ड और लिफ्टिंग के लिए फोर्स रिक्वायर्ड आ गया, तो कौन सी फोर्स छोटी है, एज वी नो जो हमारी स्लाइड करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है वो एफ 500/11 है, और लिफ्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 500/3 है। फोर्स जो स्लाइड करने के लिए चाहिए वो कम है एज़ कम्पेयर टू फोर्स जो लिफ्ट करने के लिए चाहिए। तो जब मैं ज़ीरो से फोर्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँगा तो स्लाइडिंग वाली फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो पहले अटेन हो जाएगी, तो इट विल बिगन टू स्लाइड अर्लियर, स्लाइड करेगा पहले। Question 5. Find the acceleration of the two blocks. The system is initially at rest and friction coefficient is as shown in the figure. Okay. तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स बताना है हमें। फोर्स अप्लाई करा गया है 150 न्यूटन का। तो बच्चों सबसे पहले ऐसा निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि F जो है कितना मैक्सिमम ये लग सकता है इस क्वेश्चन में, सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर, राइट। तो मूव टुगेदर वाले केस में मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है। जब मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले पे, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा और मैक्सिमम लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन। उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10 यानी कि वो अपने पास आ जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लग रहा होगा 50 न्यूटन, और नीचे वाले ब्लॉक का मास है 10 kg। तो इससे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, राइट। नीचे वाले ब्लॉक की जो एक्सेलेरेशन आएगी इस केस में, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, वो आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 5। क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक साथ ही मूव कर रहे हैं अभी तक, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो जो नीचे वाले की एक्सेलेरेशन है और जो ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन है वो सेम ही है। तो एक्सेलेरेशन ए की भी इस समय कितनी है, 5, राइट। ओके, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है सिस्टम की। सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है जिससे ये एक साथ मूव कर सकता है, 5, राइट। ओके, अब मैक्सिमम फोर्स भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करना है आपने, क्योंकि बोल ही दिया कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम की जो है वो 5 हो सकती है, और क्योंकि सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है तो इसको कंबाइंड एक ही मास मान ले 20, तो एफ मैक्स का वैल्यू आएगा मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ 5 कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन तक एक साथ मूव करेगा। 100 न्यूटन तक अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होगी तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो है 50। एज द अप्लाइड फोर्स 50 इज़ लेस देन 100, सो ब्लॉक्स मूव टुगेदर। और एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी ब्लॉक्स की, वही जो अभी हमने निकाली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। तो ये 5th वाले क्वेश्चन का ही कॉन्टिन्यूशन है। इसमें हमने बोला था कि मैक्सिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड है फॉर मूविंग टुगेदर इज 100 न्यूटन्स। मैक्सिमम फोर्स जिससे एक साथ मूव करेंगे वो 100 न्यूटन है। अब हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी है, 101 न्यूटन। एज द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच दे मूव टुगेदर, सो द ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। पहली बात, सेपरेटली मूव करेंगे या आप बोलेंगे कि दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी। स्लाइडिंग हो गई तो फ्रिक्शन का नेचर जो दोनों के बीच में लगेगा वो कैसा लगेगा, काइनेटिक, राइट। अब इसमें एक्सेलरेशन इंडिविजुअली हम दोनों ब्लॉक्स के एफबीडी से निकालेंगे। ए ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाएंगे तो उस पर लगेगा 101 न्यूटन आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू टाइम्स एम इंटू जी, 50 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 50 न्यूटन पीछे, तो इससे एक्सेलरेशन जो आएगी ए की वो क्या आएगी, 101 माइनस 50 अपॉन 10, राइट। दिस विल कम आउट टू 51/10, 5.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब बी वाले ब्लॉक को देखते हैं। बी वाले ब्लॉक पे यही 15 न्यूटन आगे लग रहा होगा और उसका मास है 10, तो बी वाले की एक्सेलरेशन आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 10, दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों की एक्सेलरेशन आ जाएंगी ये इस केस में।